नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे बुक एक्वायरिंग के बारे में। मतलब किसी भी बुक को हम एक्वायर कैसे करेंगे। हमने लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी बनाने के बाद में हमने किताबें चयन कर ली कि साहब बुक्स कहाँ से लानी है। अभी हमने बुक्स सिलेक्ट कर ली। मतलब प्रीवियस वीडियोस में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक भी हैं और बहुत सारे आपके काम के वीडियो भी पड़े हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं और सीधे सीधे एग्ज़ामों में वो आते हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि साहब हम लोग मिल के, जो हमारी टीम है 2-3 लोगों की, वो लोग मिल के आपको ऑनलाइन पढ़ाएं ताकि ये कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब की भी कंडीशंस होती है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जब जाके आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो अभी हमको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, उसके बाद डालना पड़ता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होगा। उस टाइम हम आपको डायरेक्ट लाइव पढ़ा सकेंगे, तो हमारा कोर्स भी बहुत जल्दी से ख़त्म होगा। बहुत जल्दी से हम एमसीक्यू पर ध्यान दे सकेंगे। एमसीक्यू अभी भी हैं, बनते भी हैं, लेकिन वो टॉपिकों में से हमको छांटना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो हमने साहब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने क्या करा था, लाइब्रेरी बनाई थी, पूरी लाइब्रेरी बन गई। उसमें बुक कहाँ कहाँ से लेके आनी है हमने वो चीज़ सिलेक्ट करी। प्रीवियस वीडियो में हमने सब चीज़ जाना, कौन सी चीज़ कहाँ से लानी। अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड, उनके बारे में भी हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं। उनकी स्लाइड्स तैयार हो गई है, वीडियो आने वाले हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद में आता है कि साहब हमको बुक सिलेक्ट कर ली, तो अब बुक को लाएंगे कैसे। मतलब बुक को लाने की कोई तो प्रोसेस होगी, तो वो जो प्रोसेस होगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसको बोलते हैं बुक एक्वायरिंग या बुक एक्विजिशन ऑफ बुक या फिर पुस्तक अर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक मतलब पब्लिशर या अन्य माध्यमों से चयन की गई पुस्तकें, उनको सबको पुस्तकालय तक लाना और पुस्तकालय में शामिल करना, इसकी जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है वो पुस्तक अर्जन, अर्जुन लिख गया गलती से, पुस्तक अर्जन या पुस्तक अर्जित करना कहलाती है। ठीक है, आम भाषा में क्या होता है, पुस्तकें खरीदना और पुस्तकालय में लाना। ठीक है, इसमें समय का महत्व होता है। समय में नियत पुस्तकें लाना महत्वपूर्ण काम है साहब। टोटल मिला के ऐसा होता है कि अगर हमको कोई बुक लानी है तो कम समय में लानी पड़ती है। जैसे कि आज हम पाठक ने हमसे मांगी कि साहब हमको करंट अफेयर चाहिए इस महीने का, लेकिन अगर हम उसको लाने में 3 महीने लगा देंगे तो वो तो इस महीने का आ ही नहीं पाया। इसलिए इसमें क्या, समय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि साहब हमको अभी अगर हमने ऑर्डर करी है तो वो 2-3 दिन में आ जाए, ऐसा। इसके बाद में होती है नियतन पंजी। अब नियतन पंजी या अलोकेशन रजिस्टर, ठीक है, तो ये क्या है, ये पुस्तक अर्जन का पहला स्टेप है। ओके, याद रखना, पुस्तक अर्जन का प्रथम चरण क्या होता है, नियतन पंजी। तो इसके अंदर क्या होता है कि नियतन अर्थात पुस्तकें खरीदने के लिए नियत धन राशि का बंटवारा। जो भी हमारे पास में बजट होता है जिससे हमको पुस्तकें खरीदनी है तो उसका हम बंटवारा करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार विज्ञान की किताबों के लिए अधिक धनराशि तथा समाजशास्त्र एवं भाषा की किताबों के लिए कम धनराशि नियत की जाती है, क्योंकि विज्ञान की किताबें ज़्यादा महंगी होती है, किताबें भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पब्लिश होती है। लेकिन समाजशास्त्र और भाषा की किताबें कम महंगी होती है, कम पब्लिश होती है। तो क्या होता है कि सस्ती होती है तो कम पैसे में ज़्यादा आ जाती है और वो ज़्यादा पैसे में कम ही आ पाती है। फिर इस पंजी में क्या क्या होता है, तो इस पंजी में होता है क्रमांक, फिर दिनांक आती है, फिर देयक क्रमांक आता है, फिर ऑर्डर क्रमांक आता है, फिर विक्रेता का नाम आ जाता है साहब, फिर राशि आ जाती है, फिर कुल योग आ जाता है, फिर शेष राशि आ जाती है। इनका सबका उल्लेख
इसके अंदर होता है। और इसको क्यों बनाया जाता है? इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि किताबों की संख्या तो होती है बहुत ज़्यादा। अब हमारा जो देन लेन होता है वो भूल चूक नहीं हो जाए, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टोटल मिला के एक टेबल होती है, आम भाषा में बोले तो एक टेबल होती है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है और इसके नीचे सारी एंट्री होती है। देयक क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देयक मतलब एक अनुमान राशि। हमने बुक लिखी, बुक के अंदर बुक के सामने एक अनुमान राशि लिख ली कि हाँ कम से कम 200, मान लो कि कोई सी एक बुक है, वो नहीं चलती है आजकल रैपिडेक्स, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सीखते रहते हैं, तो उस मान लो कि हमने रैपिडेक्स मंगाई तो उसके सामने लिख दिया हमने, अब मतलब समथिंग 200 रुपये। ज़रूरी नहीं है 200 की आएगी, लेकिन बजट बनाने में क्या है कि हम एक अंदाजन लगा लेते हैं कि हाँ 200 रुपये तक की बुक आएगी, ऐसा। तो उसको बोलते हैं देयक, मतलब पहले से एक अनुमान लगा लेना। इसके बाद में आगे पढ़ने से पहले दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्विज़ भी चलते हैं, तो आप इसको अच्छे से ज्वाइन कर लो ताकि एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके बहुत काम आ भी सके। न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे मेल से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं पुस्तक अर्जन की विधियाँ, या फिर बोलेंगे मेथड ऑफ बुक एक्विजिशन। टोटल मिला के एक्वायर होना चाहिए था, लेकिन जो भी हेडिंग बनती है वो आपकी किताबों और आपके नोट्स के हिसाब से ही बनती है। तो इसमें बुक ऑफ एक्वायरिंग होना चाहिए था कि हम सब किताबें एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मेन तो 3 विधि होती है, तो हम तीनों विधियों को जल्दी फटाफट देख लेते हैं कि इसमें 3 विधि कौन कौन सी होती है। उसके अलावा भी 2 और विधियां होती हैं, उनको भी हम फटाफट देख लेंगे। तो सबसे पहली विधि होती है कि हम पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? प्रकाशक द्वारा, मतलब पब्लिशर से। अब पब्लिशर से पुस्तक खरीदेंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट बुक्स खरीदेंगे। फिर प्रकाशक के द्वारा क्या होता है कि अलग अलग सूची बनाकर नियम एवं शर्तें जो भी हमारा मतलब, हाँ सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो भी पब्लिशर रहता है, तो पब्लिशर एक तो रहते नहीं है, बहुत सारे रहते हैं, तो उनके हिसाब से हम अलग अलग लिस्ट तैयार करते हैं उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। और जो भी हमारी, जैसे हम तो लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो सब हमारे साथ में जो भी नियम शर्तें और जो भी हमारे जो भी कंडीशंस होती है उनको सबको हम एक पत्रक पे लिख के और ऑर्डर दे देते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन पे भेज देते हैं उनको। तो वहाँ से क्या होता है कि बुक हम खरीद लेते हैं। अब इसमें क्या होता है साहब कि सबसे पहली बात तो पुस्तकें शीघ्र प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम डायरेक्ट पब्लिशर से ले रहे हैं। फिर वास्तविक मूल्य पे मिल जाएगी, ये भी ज़्यादा सही है। लेकिन अगर हमारे पास में थोड़ी ज़्यादा प्रतियां ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो हमको छूट भी पुस्तक विक्रेता से अधिक मिल जाती है। लेकिन इसमें हानि क्या होती है? इसमें हानि ये होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेटर भेजना पड़ते हैं, मतलब पत्र व्यवहार करना पड़ता है। फिर अधिक देयत पारित करना पड़ता है, मतलब एक उसकी वैल्यू हमको ज़्यादा लगानी पड़ती है और इससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि 1 या 2 प्रति अगर हम किसी बुक की लेते हैं तो वो रुचि नहीं लेते हैं, कौन? पब्लिशर्स। तो इस कारण हमको बुक प्राप्त होने में कठिनाई आती है। तो ये तो थी इसकी पहली मेथड। अब इसकी दूसरी मेथड क्या है साहब? काय की बुक एक्वायर करने की, एक्विजिशन, ओके। तो सूचना पत्र द्वारा या फिर इंक्वायरी लेटर के द्वारा। इसमें क्या होता है कि चयन की गई, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो आप ध्यान देना, ठीक है। इसमें लिखा है चयन की गई पुस्तकों की प्रतियां पहले टाइप करा ली जाती है तथा इसको नियम एवं शर्तें, जो भी पुस्तकालय के नियम और शर्तें होती है उसके साथ में दे दी जाती है, ठीक है। किसको? पुस्तक विक्रेता को। ये भी याद रखना, हर बार पब्लिशर को नहीं देंगे, इस बार हम बुक सेलर को दे रहे हैं। फिर क्या होता है कि विक्रेता पुस्तक तथा छूट की जानकारी दे देते हैं हमको, और छूट तथा पुस्तक की उपलब्धता हम लोग देखते हैं कि हाँ किस पे कितना डिस्काउंट दिया है, किस पे कितनी बात दी है, वो चलता रहता है ऐसा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा छूट, और हम इंडियन से जहाँ से सस्ती पड़ेगी वहीं से लेंगे, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, ठीक है।
तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। किस चीज़ का? छूट और उपलब्धता का ध्यान देते हुए हम ऑर्डर कर देते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? इसके लाभ होते हैं कि सभी पुस्तकें प्राप्त होने की संभावना और अधिक छूट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसमें हानि क्या होती है? पुस्तकें देर से प्राप्त होगी क्योंकि हम लेटर भेजेंगे, जा कबूतर जा, ऐसा वाला सिस्टम है वो तो, कि कबूतर जा जा जा, अब वो उड़ गया इधर से उधर तो और दिक्कत लेने के देने पड़ जाते हैं। तो वही वाली बात है कि पुस्तकें देरी से प्राप्त होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर लिखना पड़ते हैं और इसमें डाक का व्यय अधिक होता है। इसमें डाक का व्यय अधिक होता है। तो डाक का व्यय अधिक होने से क्या है कि जितना हमारा बजट होता है बुक्स का, उतना तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, मतलब लेने देने में, आयात निर्यात करने में। फिर आता है स्थायी विक्रेता द्वारा या बाय स्टैंडिंग वेंडर। तो स्टैंडिंग वेंडर, अब इनका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि होती है, इसको ध्यान रखना। फिर होता है पुस्तक विक्रेता से निविदा तथा शर्तें निश्चित कर ली जाती है। ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है, मतलब पुस्तक विक्रेता के पास में सूचना पत्र नियम एवं शर्तों के साथ भेजा जाता है तथा निश्चित तिथि तथा निश्चित तिथि तक निविदा आमंत्रित कर अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब टोटल मिला के ये है कि हम पहले सारे जितने भी पुस्तक विक्रेता हैं, बुक सेलर्स हैं, उनके पास में एक एक चिट्ठी या फिर जो हमारा पूरा जो भी मेमोरेंडम होता है वो सारी चीज़ें भेज देते हैं। और वहाँ पे भेजने के बाद में जो भी लेटर होता है हमारा, मतलब वेंडर लेटर होता है, उसमें सारे जितनी भी कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी होती है साफ साफ। फिर उसके हिसाब से ये पुस्तक विक्रेता अपनी सारी जानकारी कहाँ भेज देते हैं? पूरी लाइब्रेरी में भेज देते हैं। अब इस विधि का एक बहुत बड़ी फ़ायदा है, क्या है कि बार बार हमको पत्र व्यवहार नहीं करना पड़ता है और विक्रेता को वर्ष भर ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब जो भी हमारी कंडीशन होती है उसके अनुसार हम उसको ऑर्डर दे देते हैं। और अगर हम निविदा दे रहे हैं, मतलब एक हिसाब से हम वेंडरशिप दे रहे हैं, तो वेंडरशिप में क्या होता है कि हमको बार बार कहीं जाना नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट बस ऑर्डर कर देते हैं और वो चीज़ आ जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है साहब कि हमने ऑर्डर कर दिया, चीज़ आई, लेकिन इसके बीच में भी एक चीज़ होती है कि जो हम पत्र निविदा वाले को भेजते हैं या जिसको भी हम मतलब टेंडर दे रहे हैं या फिर जो भी वेंडर है उसके पास में जब भी हम लेटर भेजते हैं तो क्या होता है, इस लेटर की दो प्रति होती है। एक प्रति को क्या करते हैं, सक्षम अधिकारी के पास में भेज देते हैं सिग्नेचर के लिए और बाद में वही सिग्नेचर वाली कॉपी लाइब्रेरी में भेजी जाती है। अगर वो सिग्नेचर वाली कॉपी नहीं आती है तो ये लोग क्या करते हैं कि किताबें नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या पता है इसने अप्रूव कराया कि नहीं कराया, ऑटोमेटिक बस आया और कोई सी भी किताबें आके दे गया, ऐसा नहीं होता है। तो जो सक्षम अधिकारी होता है वो पूरी मॉनिटर करता है लिस्ट, उसके बाद में ही किताबें अर्जित करी जाती है। ओके, अब अगर हम इसको देखें तो इसके लाभ देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पत्र व्यवहार कम से कम होता है, क्योंकि एक ही बार लेटर दे दिया, इसलिए इसमें क्या ज़्यादा मतलब काम बिल्कुल कम होता है, लेटर एक ही बार बनाना होता है। तो इससे क्या धन एवं श्रम की बचत हो जाती है, पुस्तकें जल्दी प्राप्त हो जाती है, अधिक पुस्तकें पे अधिक छूट मिल जाती है, ये भी एक फ़ायदा है। और समय पर तथा समय के बाद में हम धनराशि उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि हमने किसी को टेंडर दिया है या वेंडरशिप दी है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे पास में पैसे नहीं होते इंस्टेंटली, तो हम उसके अंदर कंडीशन ऐड करके रखते हैं कि साहब आज हमको किताबें चाहिए और किताबें जब हम पूरी तरह से हमारे पास में आ जाएगी, हम किताबें चेक कर लेंगे, उसके बाद में ही आपको पेमेंट करेंगे। तो इसमें क्या हमको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब इसमें देखते हैं कि बहुत बार देखा जाता है कि पुस्तक विक्रेताओं के पास में नई नई किताबें आती हैं, तो वो खुद ही अपने एजेंट भेज के हमसे संपर्क कर लेते हैं कि साहब ये नई किताब आई है, अगर आपको चाहिए तो बताना, ऐसा करके। तो ये भी एक लाभ है। और हानि क्या है कि जब हमारी मतलब जो भी हमारी लिस्ट है, जो उनसे भी हमको किताबें चाहिए, जो भी सिलेक्ट करनी,
वो किताबें कई बार पूरी नहीं मिल पाती एक वेंडर के पास में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर से वही मेहनत करो, दूसरे वेंडर के पास में जाओ और वहाँ से बुक्स लो। तो ये सारी मेहनत डबल करना पड़ती है, ये इसकी हानि है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये दो इसके और मेथड है। अब दो मेथड कौन कौन सी हम वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि होती है स्थायी आदेश या स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष पुस्तकें होती है, जैसे वार्षिकी हो गया, प्रमुख ग्रंथ हो गए। मान लो कि बहुत सारे कोई से प्रमुख ग्रंथ आ रहे हैं, कोई सी भी बुक्स आ रही है, या फिर बहुखंड, मतलब बहुत सारी जो सीरीज़ वाली बुक नहीं आती, सीरीज़ बाय सीरीज़। एक सीरीज़ आई, जैसे हैरी पॉटर के 6-7 पार्ट आए थे, तो सेम वैसे ही जैसे कि रिंग ऑफ फायर के 6-7 पार्ट आए थे, ये पहले उपन्यास थे, बाद में इनके ऊपर वेब सीरीज़ बनी है। नहीं तो आप यूँ बोलोगे ये तो वेब सीरीज़ थी, ऐसा नहीं है, पहले किताब थी, बाद में इनके ऊपर मूवी बनी और ये सब आई थी। तो ये जो है ये सब खंडों में आई है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि किताबें छपती है कम और डिमांड होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या करते हैं, एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं और उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो एडवांस में जो ऑर्डर दे देते हैं उसके लिए क्या हम अलग से बजट निर्धारित कर लेते हैं। और एडवांस में ऑर्डर देने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही किताब आई तो सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी में आ जाती है। फिर एक और है पुस्तक अर्जित करने का एक साधन, कौन सा, पुस्तक प्रदर्शनी या पुस्तक मेला या बुक फेयर। ठीक है। तो जितने भी बहुत सारे प्रकाशक मतलब पब्लिशर्स और बुक सेलर्स मिलके ऐसे आयोजन करते हैं कि विदेश के मतलब इसमें देश विदेश के प्रमुख पब्लिशर और विक्रेता भाग ले लेते हैं। और इनका आयोजन कौन करता है, यही लोग मिलके आयोजन कर लेते हैं। भारत में हर 2 साल के बाद में दिल्ली प्रगति मैदान, जहाँ पे मोदी जी घूम रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, एक सभा की थी ना उन्होंने प्रगति मैदान पे, बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो यहाँ पे ही बुक फेस्टिवल लगता है, वर्ल्ड बुक फेस्टिवल। ठीक है, हर 2 साल में। और जयपुर राजस्थान में सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ सकें और आपको पढ़ा सकें लाइव, और हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और इन्हीं में से एमसीक्यू आते हैं दोस्तों, जैसे कि ये सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है, दिल्ली के प्रगति मैदान पर कब लगता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे और यही सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और नोट्स ज़रूर बनाते चलना, आप कुछ भी मत करना, भले ही हमारा फ़ायदा हो या आपका फ़ायदा हो, किसी का फ़ायदा हो ना हो, बट आप नोट्स ज़रूर बनाना, जिसमें एटलीस्ट आपका फ़ायदा 100% होगा। 100% आप एग्ज़ाम कवर कर पाएंगे। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको मतलब है ना, टोटल मिला के आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है वो वहीं पे शेयर किया जाता है, वीडियो की नोटिफिकेशन से लेकर सारे क्यूज़ तक। तो आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।